मैं सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागड़वास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में कक्षा 10-1 विषय राजनीति विज्ञान और उसका टॉपिक रहेगा कार्यपालिका। इस कार्यपालिका का हम आज पहला भाग करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये बताना मैं जरूरी समझता हूं कि सरकार जो कि प्रशासन का कार्य संभालती है उसको उसके 3 अंग हैं। पहला विधान पालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधान पालिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका व्याख्या करती है, समीक्षा करती है। आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे जो कि कानूनों को लागू करने का काम करती है। और भारत में ये जो कार्यपालिका है ये प्रधानमंत्री, इसके अंदर मंत्रिपरिषद, व सैनिक असैनिक अधिकारी मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। यानी ये बताना जरूरी है कि कार्यपालिका में हमारी जो केंद्रीय कृत कार्यपालिका है उसके अंदर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति अब हम ये देखेंगे कि पूरे विश्व में, ये तो हमने भारत का बताया कि जो कार्यपालिका है वो कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। यानी कि जो भी विधान पालिका द्वारा कानून का निर्माण किया गया है उसको लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका का है। अब पूरे विश्व में किस प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका का वर्गीकरण। सबसे पहले कार्यपालिका का वर्गीकरण को समझते हैं कि पूरे विश्व में कितने प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं। कार्यपालिका का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के आधार पर हम आपको ये बता पाएंगे कि कार्यपालिका कितने प्रकार के होती हैं। इसमें सबसे पहला वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र कार्यपालिका। यानी विद्यार्थियों
नाम से ही आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका, जिस देश के अंदर प्रशासन की पूरी बागडोर संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति में, प्रधानमंत्री में जो निहित की गई है, वो वास्तविक है, यानी वो उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है, वो वास्तविक कार्यपालिका होगी। और नाम मात्र कार्यपालिका से मेरा मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को संवैधानिक मुखिया बनाया गया है, उसे शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं नहीं करता है। उसको प्रयोग करने के लिए वो अपने किसी मंत्री परिषद की या जो सरकार का जो मुखिया होता है उसकी सहायता लेता है। यानी यदि इसको हम इस प्रकार से बांटें कि नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली बनाई गई है, उसमें हमारे देश का जो पूरा शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चला जाता है। तो राष्ट्रपति जो है संवैधानिक मुखिया जरूर है, लेकिन हमारे देश का जो शासन है वो बागडोर जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो यहाँ संवैधानिक मुखिया जो होगा वो नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, और इसके समानांतर जो व्यक्ति जिसके अंदर सरकार का जो मुखिया है और सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है, वो आपकी वास्तविक कार्यपालिका कहलाएगी। दूसरा, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इस संसदीय कार्यपालिका जो व्यवस्था है उसके अंदर विधान पालिका और कार्यपालिका में दोनों में समन्वय पाया जाता है। यानी विधान पालिका का कार्यपालिका के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी कार्य को यदि विधान पालिका चाहे तो उसको नकार सकती है, लेकिन अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है उसमें विधान पालिका और कार्यपालिका का कोई भी मेल जोल नहीं है। यानी उसके कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए किसी कार्य को विधान पालिका की स्वीकृति लेना नहीं होता। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अमेरिका ने अध्यक्षात्मक कार्यपालिका को अपनाया गया है। यानी भारत में जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्रिपरिषद का नेता है, वो अपना पूरे कार्य के लिए कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में ऐसा जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ अब हम अगली कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, वो है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक नाम से ही जाहिर है, पैतृक कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका। नाम से ही पता चलता है कि पैतृक ऐसी कार्यपालिका जो कि निर्वाचित ना होकर के वंशानुगत आधार पर उसको वो अधिकार मिलते रहें और वो उस संविधान का एक तरह से मुखिया बना रहे। पैतृक में इंग्लैंड की महारानी और निर्वाचित कार्यपालिका जैसे संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का निर्वाचन किया जाता है। तो हमने अभी तक 3 कार्यपालिका पढ़ी हैं: वास्तविक कार्यपालिका, नाममात्र कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और पैतृक कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका। इसके साथ साथ कार्यपालिका में राजनीतिक और स्थायी
ये सबसे महत्वपूर्ण है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका विद्यार्थियों, ये राजनीतिक दलों से संबंधित है। जब जब किस निर्वाचन होता है, जिस दल को सदन में बहुमत मिलता है, चाहे वो केंद्र के स्तर पर लोकसभा में बहुमत हो, राज्य स्तर पर विधानसभा क्षेत्र में बहुमत हो, तो जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसे सरकार बनाने का निमंत्रण मिलता है। वो कार्यपालिका का रूप ले लेती है और निरंतर विकास कार्यों से संबंधित कार्य करती है। लेकिन इस प्रकार की, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के नेता हैं, राजनेता हैं, सभी शामिल होते हैं, मंत्री होते हैं, लेकिन ये राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी नहीं होती। यानी जिस दल को आज वर्तमान समय में बहुमत मिला है और वो अपना कार्यपालिका का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगले चुनाव में इसी दल को लोग बहुमत से अगली बार के लिए चुने। हो सकता है कि जनता उनको नकार दे और वो कभी दोबारा चुन करके ना आए। तो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जिसमें विभिन्न मंत्री, नेता सभी शामिल होते हैं, राजनीतिक दलों के, पार्टियों के नेता होते हैं, उसी को हम राजनीतिक कार्यपालिका कह सकते हैं। ये स्थायी नहीं है। इसके साथ साथ स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका है जिसके अंदर जितने भी बड़े डिप्लोमेट्स हैं, जितने बड़े राजनीतिक के विश्लेषक हैं और हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनमें IAS, IPS और बड़े बड़े सेना के अधिकारी, क्योंकि इन सब को, अधिकारियों को चुने जाने के लिए एक निर्धारित योग्यता की जरूरत होती है, एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। उनका समय निर्धारित होता है कि वो उस पद के ऊपर कितने समय तक रहेंगे। राजनीतिक जो कार्यपालिका है वो अस्थायी है, वो आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारी अपने पद पर निरंतर एक निश्चित उम्र की आयु तक बने रहते हैं। तो ये कार्यपालिका के वर्गीकरण है। कार्यपालिका किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है, जिसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। हम ये बताना भी जरूरी समझते हैं कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और संसदीय शासन प्रणाली में हमारे देश की संविधान ने ये विशेष रूप से उल्लेखित किया है कि हमारे देश का जो संविधान, हमारे देश का जो शासन का जो मुखिया है, संवैधानिक मुखिया है, वो कौन होगा? वो होगा राष्ट्रपति। यानी देश के संपूर्ण शासन का संवैधानिक मुखिया, हमारे देश का संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है कि पूरे देश का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। सारी संवैधानिक ताकत, सारी पावर्स राष्ट्रपति में निहित होंगे। साथ साथ ये व्यवस्था भी की गई है कि राष्ट्रपति को अपना प्रशासन चलाने के लिए, राष्ट्रपति को अपना शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होगी। मंत्री परिषद उसकी सहायता के लिए होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। यानी देखिए, संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होगा, जिसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अपनी मर्जी से किसी प्रकार का कार्य करने की संविधान में राष्ट्रपति को इतनी अनुमति नहीं दी है, क्योंकि वो संवैधानिक मुखिया है। और वास्तविक मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि सारी पावर्स, जो सारी
निर्णय हैं सारे के सारे वो मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाएंगे और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित होगी और संवैधानिक कार्यपालिका हमारे राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आज हम सबसे पहले इसी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे कि जो संवैधानिक मुखिया है, जो हमारा राष्ट्रपति है, उसके लिए किस प्रकार की उसके चयन की प्रक्रिया होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कार्यपालिका जो है किसी देश की वो क्या क्या काम करती है, यानी कि कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या हैं, किन कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम प्रशासनिक कार्य। देश की जो कार्यपालिका होती है, सारे के सारे जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो उनको करने होते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत प्रत्येक जो देश का जो मुखिया है, जो कार्यकारी मुखिया है, एक तरह से जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, वो सारे के सारे प्रशासनिक कार्य उसके द्वारा ही किए जाते हैं। जितने भी प्रशासन संबंधी निर्णय लेने होते हैं, विभिन्न नियम बनाने होते हैं, उन सभी के ऊपर वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है। तो जो कार्यपालिका होती है वो प्रशासनिक कार्य भी करती है। प्रशासनिक कार्यों में सभी प्रकार के वो कार्य भी शामिल हो जाते हैं जिनके लिए विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करवाने होते हैं, वो सारे के सारे प्रशासनिक कार्यों में शामिल होते हैं। उसके बाद दूसरा हम लेंगे कि ये कार्यपालिका करती है कूटनीतिक कार्य। कूटनीतिक कार्य, कूटनीतिक कार्य का मतलब है डिप्लोमेसी और अपने देश की नीति से संबंधित विदेश में जाकर के विभिन्न प्रकार के समझौते, संधि, प्रस्तावों को स्वीकार करना और अपने व्यापार और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के जो समझौते हस्ताक्षर किए जाते हैं वो सारे के सारे कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। यानी कार्यपालिका विदेशों से संबंध स्थापित करते समय सारे के सारे जो महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं वो कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। चाहे खेल से संबंधित फैसले हों, चाहे प्रशासन से संबंधित हों, चाहे रक्षा से संबंधित हों, चाहे सेना से संबंधित हों, जितने भी विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करते समय अपने देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए जो भी समझौते किए जाते हैं वो कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। तो ये हो गया पर के कूटनीतिक कार्य। और इसके साथ साथ जो कार्यपालिका है वो सैनिक कार्य भी करती है। सैनिक कार्य, सैनिक कार्य प्रत्येक देश की कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, क्योंकि देश को जब भी अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होती है तो वो प्रशासनिक कार्यपालिका विभिन्न प्रकार के सैनिक अधिकारियों की, सैनिक के सेना की कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित कार्य करने का काम भी कार्यपालिका का है। इसके अलावा सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की और उस सेवा में व्यापक सुधार करने की, विभिन्न प्रकार के अमेंडमेंट करने की जो भी पावर्स हैं, जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, वो कार्यपालिका में निहित है। कार्यपालिका के द्वारा ही सेना संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। अगला हमारा है जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं वित्त संबंधी कार्य। वित्त संबंधी कार्य, देश के अंदर वित्त संबंधी कार्य करने का काम भी कार्यपालिका का है। मतलब देश के विकास के लिए आर्थिक योजनाएं बनाना, देश के लिए बजट बनाना, देश के लिए बजट अनुसार विभिन्न राज्यों को उसका अंशदान देना, विभिन्न प्रकार के जो करों से जो भी आय होती है विभिन्न राज्यों में उसका बंटवारा करना,
करों के बारे में निर्णय लेना कि किस प्रकार से नए कर लगाने हैं, किन करों में ढील देनी है, टैक्स किस प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा, उन सभी मामलों का जो भी कानून करना होता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। यानी पूरा का पूरा देश का जो वित्तीय रूप से उसको जो समर्थ बनाने का काम है वो सारा का सारा काम भी कार्यपालिका के द्वारा ही संपन्न होता है। यानी कार्यपालिका ही संपूर्ण देश का जो प्रशासन है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, वित्त संबंधित मामला हो, प्रशासन से संबंधित हो, कूटनीतिक कार्य हो या सैनिक कार्य हो, आप देख सकते हैं कि कार्यपालिका के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की जो ताकत है वो कार्यपालिका में ही निहित है। कार्यपालिका ही इन सबको इनके ऊपर कार्य करके ही देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। ये हो गए हमारे कार्यपालिका के कार्य। अब हमने पढ़ लिया कि जो हमारा देश का जो संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति से लेकर राष्ट्रपति किस प्रकार नियुक्त होता है, उसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है और उपराष्ट्रपति का भारतीय संविधान में क्या स्थान है, आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हम इतना जान चुके हैं कि जो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश का संवैधानिक मुखिया है, भारत का प्रथम नागरिक है और पूरे देश का जो शासन है भारत के राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। इतना मैं आपको स्पष्ट भी कर चुका हूं कि हमारे संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि राष्ट्रपति को अपना शासन चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो राष्ट्रपति कार्य कैसे करेगा? जो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है प्रधानमंत्री की सलाह से, यानी हमारे देश का जो वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका है वो हमारा प्रधानमंत्री का होगा और संवैधानिक जो मुखिया है, संवैधानिक कार्यपालिका हमारे राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति की सर्वप्रथम नियुक्ति के लिए क्या क्या जरूरत होती हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार के क्या उसकी योग्यताएं हैं वो सारी बताएंगे। तो राष्ट्रपति, सबसे पहले हम ये जानेंगे भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का प्रथम नागरिक है। इनके लिए चुने जाने के लिए सबसे पहले जो योग्यता चाहिए हम इस प्रकार लिखते चलेंगे कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यताएं पूरी करता हो, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यताएं जो निर्धारित होती हैं वो पूरी करते हों, लड़ने की योग्यताएं पूरी करता हो, लड़ने की योग्यताएं पूरी करता हो। इसके साथ साथ किसी लाभकारी पद पर ना हो, लाभकारी पद से मतलब यह है किसी सरकारी सेवा में अपनी सेवाएं नहीं दे रहा हो जिसके बदले में उसे वेतन मिलता हो। ये भी कह लिखते हैं कई बार कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही हो, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही हो, स्वस्थ हो, मानसिक स्वास्थ्य भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यताएं पूरी करता हो, किसी लाभकारी पद पर ना हो और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सही हो। जो व्यक्ति ये जो योग्यताएं हैं पूरी करता हो वो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शर्त
इसके साथ साथ दूसरी है कि उसे लोकसभा के 50 सांसदों द्वारा प्रस्तावित और 50 सांसदों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उसका नाम द्वारा अनुमोदित ये अनिवार्य शर्त है कि ये शर्तें पूरी करने के बाद उस व्यक्ति का नाम लोकसभा और राज्यसभा के 50 सांसदों द्वारा प्रस्तावित और 50 ही सांसदों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उस अवस्था में वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य माना जाता है। ये योग्यताएं हुई और अब हम उसके राष्ट्रपति के बारे में जो भी उसकी योग्यताएं हो गई और कार्यकाल क्या होगा, उसको वेतन और भत्ते किस प्रकार मिलेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है और ये आरंभ उसी दिन से माना जाएगा कार्यकाल जिस दिन राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण करता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति 5 साल कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से कार्य करता है लेकिन रिक्त इसका पद कैसे हो सकता है या समय के बीच में 5 वर्ष के बीच में इसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, वो देखिए। या तो 5 वर्ष से पहले क्या होगा, या तो मृत्यु हो जाए या फिर राष्ट्रपति को एक अभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। उसको पहले संसद में पेश किया जाएगा, 2/3 सदस्यों के बहुमत से लोकसभा में पारित किया जाए, फिर राज्यसभा में पारित किया जाए, तब जाकर के किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा समय से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक भारतीय संवैधानिक परंपरा में अभी तक किसी राष्ट्रपति के साथ इसी प्रकार का भी किसी को भी अभी तक महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। यानी कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, किसी कारण से रिक्त हो जाए होने पर, तो उस पद पर 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि उसके पद पर कार्य उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसके चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। रिक्त किसी कारण से भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, बीमारी हो सकती है, और उस रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के द्वारा उस पद पर कार्य किया जाएगा। और पुनर्निर्वाचन की योग्यता रहती है। मतलब भारत का राष्ट्रपति अपने एक कार्यकाल को पूरा करने के बाद दूसरे बार भी चुना जा सकता है। इस बारे में संविधान ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। सिर्फ इतना ही कि जो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है वो दोबारा पुनः रूप से भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। अब हम करेंगे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन व भत्ते।
7वें वेतन आयोग के पश्चात राष्ट्रपति के वेतन में भारी संशोधन किया गया है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीना वेतन मिलता है और बहुत सारे भत्ते, जिनमें कार्यालय भत्ता, निवास स्थान भत्ता, यानी राष्ट्रपति जो भारत का है उसे एक आलीशान भवन जिसे राष्ट्रपति भवन का नाम दिया गया है, उसमें रहने की, अपने स्टाफ की सैलरीज का, और उसके कार्यकाल के पश्चात उनको एक भारी राशि के रूप में पेंशन प्रतिवर्ष अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्रदान की जाती है। यानी वेतन और भत्तों में ये शामिल किया। इससे पहले यानी कि छठे वेतन आयोग तक 2008 तक इनको 1.5 लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन अब 7वें वेतन आयोग में जो संशोधन किया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में, उसके तहत राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति महीना के हिसाब से दिया जाता है। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार भी बहुत से हैं, थोड़ा डिटेल में दे रहे हैं हम। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार में यह है कि राष्ट्रपति को कभी भी बंदी नहीं बनाया जा सकता, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि किसी प्रकार का ऐसा लगता है भारतीय लोकतंत्र में कि ये किसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो उसके बारे में भी उसकी सूचना सूचित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ भारत के अंदर किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विशेषाधिकार के पश्चात अब हम राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्यों से पहले चुनाव विधि का अध्ययन और कर लेते हैं जरा सा। चुनाव विधि, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत किया जाता है, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद, सभी नहीं, सभी चुने हुए सांसद, ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में भी चुने हुए सांसद, और राज्य विधानसभा यानी कि पूरे भारत की जितने भी राज्य विधानसभा हैं उनके चुने हुए सदस्य वोट डाल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इसके चुनाव में जो प्रक्रिया, जो विधि अपनाई जाती है, वो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली होती है, जिसके तहत जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्य का एक मतदान की एक वैल्यू, एक कीमत निर्धारित कर दी जाती है, और उसी के आधार पर राष्ट्रपति के वोटों की गिनती होती है। और इसकी जो चुनाव होने की जो प्रक्रिया है मतदान के पश्चात, तो एक निश्चित कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने मत प्राप्त करने वाले को ही राष्ट्रपति चुना जाएगा। और इसके अंदर चुनाव विधि में जो विकल्प देने की बात है, प्रेफरेंस, यानी कि जितने उम्मीदवार होंगे वोट देने वाले को उतने ही मत देने की पावर होती है, यानी वो उतने ही उम्मीदवारों के सामने अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विकल्प दे सकता है। और जब चुनाव समाप्त होता है, मतों की गिनती की जाती है, और यदि किसी कारणवश जो निर्धारित कोटा होता है वो यदि प्राप्त नहीं होता है, तो उसके अंदर सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है, और उस उम्मीदवार की जो दूसरी वरीयता है, दूसरी वरीयता में जिस उम्मीदवार को जो मत डाले गए हैं
उन सब की गिनती करके एक निर्धारित कोटा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और यदि तब भी ऐसा संभव नहीं हुआ है तो उससे कम वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द करके उसकी परफॉर्मेंस को आधार पर मतदान आगे बढ़ाया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि जो जीतने वाला उम्मीदवार हो ये निश्चित कोटा प्राप्त ना करे। तो ये थी राष्ट्रपति की चुनाव की विधि। इसके पश्चात राष्ट्रपति का जब चुनाव संपन्न हो जाता है, राष्ट्रपति अपना चुनाव कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति, अभी हमने ये चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी ताकत के रूप में वो कार्य करता है। तो उन कार्यों में सबसे पहले जो हमारी आती हैं कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। इन कार्यकारी शक्तियों में राष्ट्रपति जितनी प्रकार की नियुक्ति संबंधी कार्य करता है, नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्यों में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। बहुत सारे पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के आयोग होते हैं, चाहे वित्त आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, जातीय आयोग है, भाषाई आयोग है। इनके सभी के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति संबंधी कार्यकर्ता मुख्य संबंधित कार्य है वो किए जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन संबंधी नियुक्ति का भी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सैनिक कार्य, दो, सैनिक शक्ति, या कार्य। भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बनाया है, यानी राष्ट्रपति के अधीन तीनों सेनाओं, जल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों के जो सेनाध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रपति का ही उन पर नियंत्रण किया गया है, यानी कि सारे के सारे जितना भी फैसला लेना होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही लिया जाएगा। क्योंकि जितने भी हैं, आज्ञा के बिना कोई, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी सेनाध्यक्ष किसी प्रकार की कार्य नहीं कर सकता। कूटनीतिक कार्य, कूटनीतिक कार्य, कूटनीतिक का भी हम मतलब समझ चुके हैं। कूटनीति का मतलब है डिप्लोमेसी, और इससे संबंधित विदेशों के साथ किसी प्रकार का जो भी हम समझौता करते हैं, संधि करते हैं, व्यापार संबंधी समझौता करते हैं, देश की सामरिक शक्ति संबंधी कोई फैसला लेते हैं, उन संबंधी का यदि प्रधानमंत्री भी कोई संधि पर हस्ताक्षर करता है वो राष्ट्रपति की बिहाफ पर, राष्ट्रपति की मार्फत ही वो कार्य करता है। तो ये संबंधी कार्य भी, कूटनीतिक कार्य भी राष्ट्रपति की शक्ति के अधीन आते हैं। तो ये हमारी होगी कार्यकारी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे वैधानिक शक्तियां। राष्ट्रपति को कौन कौन सी वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। वैधानिक शक्तियों में राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हालांकि राष्ट्रपति संसद का किसी भी सदन का नेता नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद संसद के द्वारा जितने भी कानून निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं हैं, संशोधन संबंधी प्रक्रियाएं हैं, वो सारे के सारे पास करने के पश्चात अंतिम समय में हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजी जाती हैं। और जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते हैं किसी एक्ट के ऊपर, तब तक वो कानून नहीं बन सकता।
यानी यदि संसद, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों मिलकर के किसी प्रस्ताव को पास करके कानून बनाने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं तो अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई भी कानून नहीं बन सकता। वो एक अलग बात है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा भेजे गए किसी विशेष नियम के अंदर कोई संशोधन की मांग कर सकता है, एक बार वापस लौटा सकता है, लेकिन यदि संसद के दोनों सदन उसको दोबारा से या तो सुझाव मांगते हुए संशोधन करके भेजते हैं या एज इट इज वापस भेजते हैं, तो उस अवस्था में राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि उस प्रस्ताव, भेजे गए प्रस्ताव को अपनी पॉकेट में रख सकता है, कुछ दिनों के लिए डिले कर सकता है, कुछ काफी लंबे समय तक निकाल सकता है। तो ये सारी वैधानिक शक्तियों में शामिल होती हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति वैधानिक शक्तियों में जितने भी कानून संशोधन आते हैं उनको एक अनिश्चित समय के लिए भी निलंबित कर सकता है, यानी प्रस्ताव आने के पश्चात भी जो भी प्रस्ताव आते हैं उनको एक निलंबित भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियों में शामिल है। और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की, इसी के अंदर एक चीज और आ जाती है वैधानिक शक्तियों में, अध्यादेश। आपने नाम सुना होगा, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की पावर। अध्यादेश से मतलब यह होता है कि जब संसद का सत्र चल नहीं रहा हो, कानून में संशोधन की या देश के प्रशासन को इमीडिएट रूप से अति शीघ्र किसी संशोधन की आवश्यकता होती है जिसका पास किया जाना बहुत जरूरी होता है, उस अवस्था में देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है अध्यादेश जारी करने की। वो अध्यादेश जारी कर सकता है। वो अध्यादेश संसद द्वारा पारित की गई कानून के बराबर ही हैसियत रखता है, यानी वो एक तरह से कानून ही होता है। लेकिन शर्त ये होती है कि जब अध्यादेश 6 महीने के लिए प्रभावी होता है और यदि उसको आगे बढ़ाना होता है तो जब संसद का सत्र आएगा उसमें उस अध्यादेश के ऊपर मंजूरी संसद की लेनी पड़ेगी। लेकिन आपातकालीन स्थिति में जब संसद का सत्र ना हो तो उस अवस्था में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां वित्त से संबंधित हैं। देश का जो वास्तविक मुखिया है, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, उसके द्वारा जितना भी वित्त संबंधी कार्य मसौदा तैयार किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है, रूपरेखा तैयार किया जाता है, वो सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम से तैयार किया जाता है। यानी बजट को पारित करने से पहले जो उसका खाका होता है, जो प्रारूप होता है, उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विशेष रूप से प्रस्तुत होकर के बजट पर अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है। किसी प्रकार का कोई संशोधन का सुझाव देना होता है तो राष्ट्रपति भी बजट से संबंधित दे सकता है। इसके अलावा जो देश की संचित निधि होती है, संचित, उसका राष्ट्रपति मुखिया होता है। उसमें जो भी वो व्यय करना चाहता है, जिस मद में भी व्यय करना चाहता है वो कर सकता है। इनकी वित्त के मामले में भी राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां हैं। यानी कि कोई भी जो बिल होगा, वो विधेयक होगा, वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के, मैंने आपको पहले बताया कि आयोग नियुक्त कर सकता है, तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है। वित्त आयोग की, जिसका काम आर्थिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना और विभिन्न राज्यों का उसका योगदान को परिभाषित करना होता है। तो ये वित्त आयोग की जो स्थापना करना होता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति के अधीन होता है। अब हम राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी बहुत ज्यादा प्राप्त हैं कि किसी भी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के पश्चात, यानी कि उसको
हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है, उसे मृत्युदंड दिया गया है या उम्र कैद दी गई है या और विशेष सजा दी गई है, उसके बारे में वो चाहे तो राष्ट्रपति के पास अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है और छूट की मांग कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को उसकी सजा माफ करने का अधिकार है। यानी कोई यदि व्यक्ति मौत की सजा उसको मिली है और वो आवेदन करता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा को माफ कर सकता है या सजा एज इट इज बरकरार रख सकता है, सजा को बढ़ा नहीं सकता। यानी कि छूट देने का, उसको माफी देने की हमारे राष्ट्रपति के पास पावर्स हैं न्यायिक शक्तियों के तहत। यानी किसी व्यक्ति को कोई भी सजा है और वो अपना आवेदन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको लाभ दिया जाता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 2007 से 2012 जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, उन्होंने इस न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुत से जो मुजरिम थे जिनकी जो सजा थी, मौत की सजा थी, उनको उम्र कैद में बदलने का काम अपनी शक्तियों के तहत किया था। तो ये जो पावर्स है ये सुप्रीम कोर्ट से सजा प्राप्त व्यक्तियों पर लागू होती है। तो राष्ट्रपति के पास ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब आती है हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है राष्ट्रपति की, अब हम उसका अध्ययन करते हैं। आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान ने बहुत सी महत्वपूर्ण शक्ति दी है, उनमें से एक शामिल है। और संविधान के 3 अनुच्छेद के तहत 352, 356, 360 इन 3 अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विभिन्न समय के ऊपर देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 के 352 के अनुसार यदि देश के अंदर या देश के बाहर किसी विदेशी के द्वारा आक्रमण हो जाए या देश के अंदर इस प्रकार का उपद्रव या गृह युद्ध की जो संभावना नजर आए, उस अवस्था में राष्ट्रपति अपने इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपको ये बताना मैं जरूर समझता हूं कि जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं और पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के पास चला जाता है। तो ये है अनुच्छेद 352। और दूसरा है संवैधानिक मशीनरी फेल होना, संवैधानिक मशीनरी विफलता, अनुच्छेद 356। ये अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के तहत, इस ताकत के तहत जब राज्यपाल जो कि राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है और राज्यपाल से रिपोर्ट मिलती है राष्ट्रपति को कि इस राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, मनमर्जी से चलाया जा रहा है, संविधान के उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को मिलती है, उस अवस्था में राष्ट्रपति अपने 356 इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य के जो राज्य सरकार होती है उसको बर्खास्त कर देता है और बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी कि वहां उस राज्य का जो शासन है वो राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है और एक निश्चित समय के बाद एक चुनाव करवाए जाते हैं। और तीसरा है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट अनुच्छेद 360।
इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये लगे, राष्ट्रपति के पास ये सूचना हो, इस चीज की जानकारी हो जाए कि देश के अंदर वित्त संबंधी मामला बहुत जो होता है वो बहुत बिगड़ चुका है, उस अवस्था में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय संकट की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कर दी जाती है। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन स्थितियां हैं, आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनमें तीनों ये हैं 352 अनुच्छेद, 356 और 360 के तहत उसे ये आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। इसके पश्चात हम थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में ये कह सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति अपने आप में सर्वे सर्वा है हमारी संसदीय प्रणाली में? तो उसका जवाब हम इतना दे सकते हैं कि नहीं, हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को संवैधानिक मुखिया दिया है, मुखिया बनाया है। वो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से शासन प्रशासन को किसी प्रकार से नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ अपनी जो मंत्रिपरिषद है उसके मुखिया प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही सारे कार्यों को अंजाम देता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक मुखिया है, नाम मात्र कार्यपालिका है। और ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ जो उसको कार्य को अंजाम देने के लिए जो मंत्रिपरिषद और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये होगी दोनों के अंदर, यानी कि हमारे संविधान में ये कहता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। तो इसी तरह से राष्ट्रपति की तर्ज पर ही हमारे देश में उपराष्ट्रपति का भी पद बनाया गया है। सिर्फ अंतर थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि राष्ट्रपति की जिस प्रकार चुनाव के लिए आयु है, जो योग्यताएं होती हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ इतना अंतर करना है कि वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। बाकी जो भी उसकी योग्यताएं हैं वो सारी सेम हैं। फिर एक थोड़ा सा अंतर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह है कि जहां उस समय राज्यसभा और लोकसभा के हमने 50-50 सदस्यों का प्रस्तावित और अनुमोदित कहा था, तो उपराष्ट्रपति में वो राज्यसभा के 25 सदस्य प्रस्तावित और 25 अनुमोदित होने चाहिए। चुनाव में कौन भाग लेंगे इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, समझ लीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी उसमें चुने हुए भी और मनोनीत सभी उसमें भाग लेंगे। राज्य विधानसभा उसमें भाग नहीं लेंगे, उसके सदस्य उसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये सदस्य उसी एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है और चुनाव होने के पश्चात इनको नियुक्त कर दिया जाता है। इनकी नियुक्ति भी उसी तिथि से मानी जाती है जिस दिन ये कार्यभार ग्रहण करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शक्तियों और कार्यों के रूप में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। सिर्फ एक मुख्य कार्य है कि इनकी नियुक्ति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होती है। इनका मुख्य कार्य यही है कि ये राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति माना जाएगा, सभापति होगा। और सभापति के रूप में जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके कार्य हैं कि उस राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, संबंधित वाद विवादों का निर्णय करना, बोलने के लिए अनुमति देना सांसदों को, और इस बात का भी फैसला करना कि कब किस समय कौन सा प्रस्ताव लाया जाए और उसके ऊपर चर्चा की जाए। ये सारे कार्य उपराष्ट्रपति की हैं। और वेतन संबंधी 7वें वेतन आयोग के पश्चात इनको भी 3.5 लाख रुपए प्रति महीना इनको वेतन दिया जाता है। बाकी जितने भी वेतन भत्ते और सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं वो सारे के सारे ये लाभ लेते हैं और दोबारा से चुने जाने की भी योग्यता इनके अंदर होती है। तो आज हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा,
कार्यपालिका का वर्गीकरण पढ़ा और उस कार्यपालिका के क्या कार्य हैं ये जाना, और उसके पश्चात हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चयन से लेकर के उनको जो शक्तियां प्राप्त हैं उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स हो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर इनसे संबंधित कंसल्टेंट करें, उनके बारे में देखें, और जब भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में दे करके आप कोई बात पूछ सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। जय हिंद।